नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर रियली हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग ए रियल egalitarian and just democracy in the country. Justify the above statement with reference to the implementation of various provisions. ठीक है, तीन पार्ट तो ठीक ही सीधे ही दिखाई दे रहा है। एक तो अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ही, दूसरा होता है कि वास्तविक समता मूलक और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। तो ये वाला एक ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये हाईलाइटेड है, लिख दिया गया है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? समता मूलक और न्यायपूर्ण लोकतंत्र, ये इसका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव, इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यही है ना इसका मीनिंग, लक्ष्य जो उसको बोलते हैं। और उसके बाद आता है कि विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन, ठीक है, इन द बैकग्राउंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाउ दिस टारगेट, हाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज अचीव्ड। यही है ना, तीन पार्ट हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दूसरा हुआ कि ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पार्ट हुआ level of achievement of these objectives through implementation of practical implementation of directive principles। आ रहा समझ में? ठीक है, तो अब आप देखिए उसमें क्या है। तो एक रेफरेंस में तो अबाउट आ ही जाएगा, इंट्रोडक्शन वाले में आ जाएगा, दूसरे पार्ट में आ जाएगा उसका जो लक्ष्य है, एम वगैरह है, ठीक है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई, सोशल जो सामाजिक में विमेन एम्पावरमेंट है, फ्री, और उसमें जो जैसे लैंड रिफॉर्म वाला एक एक आर्टिकल के अनुसार है। आर्टिकल 39 में जाएंगे तो जैसे एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए है भाई, कोई भी आदमी, आर्टिकल 39 में है ना कि फ्री फ्री लीगल एड, तो ये प्रोविजन है फ्री लीगल एड का। सुप्रीम हर जगह एक सेल बना हुआ है, कोई भी आदमी जो खुद वकील रखने में सक्षम नहीं है, वो उस फ्री वो सेल में जाएगा, वहां से वो एडवोकेट को ले सकता है। आर्टिकल 39 में प्रोविजन है। 39B(c) में जाएंगे तो लैंड रिफॉर्म का प्रोविजन है। पंचायती राज में जाएंगे तो भाई पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और विलेजेस, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। उसी तरह से और जाते हैं, आर्टिकल 41 जानते हैं, 42, 43 में जानते हैं जो मैटरनिटी वाला है प्रोविजन, या पार्टिसिपेशन ऑफ लेबरर्स इन, या उसी तरह से 47 में जा रहे हैं। 47 में जा रहे हैं तो 47 में क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। 46 में जा रहे हैं तो SC ST के लिए है, ठीक है। 47 में जा रहे हैं तो एजुकेशन वाला है। 45 में, हाँ 45 में एजुकेशन वाला है। 47 वाले में एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर, एनिमल, न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ और न्यूट्रिशन वाला है। 48 में ये फॉरेस्ट वगैरह का और एनिमल्स का, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसका। तो एक इसमें क्या आ जाता है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले में इंट्रोडक्शन आ जाएगा अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल, इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन, देयर आर वेरियस आर्टिकल, देयर वेरियस प्रोविजंस, ठीक है, इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, 36 टू 51। और उसमें फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट का, ये तो हो गया उसमें इंट्रोडक्शन वाले में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज आर्टिकल्स आर टू ब्रिंग इक्वालिटी, ये सारा जो टू एस्टैब्लिश रियल इगलिटेरियन, और ये लिख दिया इंट्रोडक्शन में ही, टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नाउ इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लाइक आर्टिकल 40 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, थ्रू 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक लाइन इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया, फुल स्टॉप दे दिया, फिर पैरा चेंज किया। अब पैरा चेंज करके डायरेक्ट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, जो भी उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको लिख दिया। फिर उसके बाद टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, नाउ आर्टिकल, वेरियस आर्टिकल्स आर इन प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। और फिर एक एक आर्टिकल और फिर उसका एक एक प्रेजेंट लेवल क्या है, लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है। जैसे आर्टिकल 45 है तो आर्टिकल 45 को आप जानते हैं फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया है, राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आर्टिकल, आइडियल ऑफ आर्टिकल 45 इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड एज ए राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, एंड इट विल एंश्योर द यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है, ऑफ पुअर पीपल, ऑफ ये सारी बातें, विमेन, और ये एक ही हो गया। तो इस तरह से एक एक आर्टिकल को, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। This process, these articles, ideals of directive principles are still in process of implementation, and the level of implementation will ensure
तो इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ये सारे प्रावधान आदर्श अभी भी लागू होने की प्रक्रिया में है, और जिस सीमा तक ये प्रावधान लागू होंगे उसी सीमा तक समाज में समानता और न्याय समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में मदद मिलेगी। वे फॉरवर्ड है, ये क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर था? नेक्स्ट, एक ये सुप्रीम कोर्ट का भी जैसे चल रहा है, डिबेट है ये, उसमें क्या है, रेवड़ी संस्कृति के चुनाव में बढ़ती भूमिका, बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में इमर्ज किया था। पहले भी था, ऐसा नहीं था पहले नहीं था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ये हाईलाइटेड। साउथ में ये सब चीजें होती रहती हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। साउथ में, तमिलनाडु में ये बहुत पहले से है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके घर में टेलीविजन लगा दूंगा, आप वोट दीजिए तो आपकी बेटी की शादी है, मैं 10 ग्राम सोना दूंगा। ये सब चीजें साउथ में खूब चलती रहती थी। लेकिन जब से ये नॉर्थ में आया, और इसका नॉर्थ के लोगों, नॉर्थ में जब ये एक कहा जाए कि मेनेंस के, जब ये इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ, तब लगा कि अरे तो पूरा, ये तो पूरा फिजिकल सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिजिकल, किसी भी स्टेट का फिजिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। तो आजकल इतना ज्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन है, और ये बैड गवर्नेंस कहा जाए एक तरह से, का एक खराब शासन का सूचक है ये। अदरवाइज इंडिया में जाएंगे तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें राज्यों को मैंने सफिशिएंट वो दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस दे रखा है। बहुत सारे काम तो सब राज्य के, सेंटर के पास काम ही कितने हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन में जाएंगे तो सेंटर के पास काम ही कितने हैं? कि मिलिट्री वाला काम उसके पास कंपलसरी काम है, बाकी तो मेजोरिटी ऑफ काम या तो कॉन्करेंट लिस्ट में है या तो स्टेट लिस्ट में है। राइट टू एजुकेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय बनाकर रखी थी, और तो बाकी सारा एजुकेशन किसके पास है? राज्यों के पास है। राज्य के अपने यूनिवर्सिटी है, राज्य के अपने कॉलेज हैं, राज्य के अपने स्कूल हैं। उस तरह से पुलिसिंग राज्य का विषय है। तो मेजोरिटी ऑफ काम तो राज्यों के पास था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेनली राज्यों का काम था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे ऐसा जो माहौल देश में बना कि सारा काम किसके जिम्मे आ गया है? सेंटर के जिम्मे आ गया है, और राज्य वाले आराम से बैठ के सारे राज्य वाले प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच रहे हैं, अपना काम धाम। अब बाकी कहीं भी रोड खराब है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंटर ना। मोदी की बात नहीं कर रहा मैंने, सेंटर। कहीं भी रोड खराब है, सेंटर। तो एजुकेशन खराब है, क्या है भाई? सेंटर। बिजली नहीं मिल रहा है, क्या है? सेंटर। पानी नहीं मिल रहा, ये आज ही की बात, ये 5-6 साल 7 साल की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सिचुएशन आज ही थोड़ी पैदा हुआ है, ये तो इसके पहले से ही चला रहा है ना, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ। जबकि इंडिया में आजकल भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो स्टेट है उसको सफिशिएंट इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, और कई स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो एक्टिवली काम करते हैं तो विदाउट serious engagement of central government, a state can be developed. A state can easily be developed if the chief minister of the state is aggressive and responsible. सेंटर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पिछले दिनों में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अनुसार, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ गई है। इन्होंने खूब आराम से मजे से उसको लिया भी है, एंजॉय भी कर रहे हैं लोग, सेंटर वाले लोग। तो उसी में जाता है ये रेवड़ी संस्कृति ने कैसे ये इलेक्शन को अफेक्ट करना शुरू हुआ, जब लोगों को लगा कि चलो वोट, बिजली पानी सड़क, मुफ्त का बिजली पानी सड़क, और इसका जो इसमें कई सारे, तो खैर, तो इसके व्हाट इज इसमें इस क्वेश्चन को अगर आइडेंटिफाई करने जाएं रेवड़ी संस्कृति वाले को, कि चुनाव में बढ़ती भूमिका का उदाहरण दें, इस विभिन्न पक्षों का क्या विचार है, आप अपना विचार भी दें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रेवड़ी कल्चर इन इलेक्शन, व्हाट आर the view of the different parties section of the society, give your opinion also। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए, अगर अंडरलाइन करने जाएं कि what are the demand of the question, तो उस डिमांड में जाते हैं तो एक तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये इलेक्शन, अबाउट इलेक्शन है ये मामला पूरा, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विथ इलेक्शन। तो आपकी शुरुआत होगा कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द गोल ऑफ, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, is the base of, कहा जाए कि या सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसकी आत्मा है। अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा तो इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगा। भाई बाहुबल के बदौलत करके चुनाव जीत करके अगर आ जाएंगे तो फिर उस डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? फिर वो जैसे आए हैं वैसे ही काम करेंगे, तब तो फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएंगी। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द सोल ऑफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद यही इतना ही लिखेंगे, बिटवीन आर्टिकल 324 to 29, द फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर रेवड़ीज कल्चर पे आ जाएंगे इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट पॉलिटिकल बेनिफिट started offering various thing in free, okay, free which is called revenues। और उसी में फिर this type of declaration will seriously affect the financial condition of a state as well as central government। ठीक है, फुल स्टॉप, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर जब आते हैं तो भाई 324 से 329 के बीच में जो है उसको दो तीन लाइन से ज्यादा नहीं लिखेंगे। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को लिखा, फिर उस चीज को रिपीट किया, रिपीट करके क्या किया, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मतलब क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर आ गया कि व्हाई दिस इशू रेज्ड रिसेंटली, व्हाई दिस इशू केम इन न्यूज रिसेंटली। तो उसमें एक आया था कि एक आया था आरबीआई का फाइनेंशियल कंडीशंस आए थे स्टेट के, वेरियस स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन को। दिस इशू इमर्ज्ड, ठीक है, इन न्यूज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आरबीआई। ये वाला एक इशू हो जाता है। फिर उसी में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गया, प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को रेज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि दिस सिचुएशन। फिर आता है कि व्हाट ऑल अबाउट रेवड़ी, एग्जाम्पल्स दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दीजिए। टीएमके के द्वारा क्या किया गया है, टीआरएस के द्वारा क्या किया गया है, आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या किया गया है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है। ठीक है, माने जो ऐसी चीजें जो फ्री में दी जा रही हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन। अब उसका क्या माने ऑलवेज दिस फ्रीवीज आर नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें ऊपर में लिख भी सकते हैं कि ऑलवेज दिस फ्रीवीज आर नॉट, रेवड़ी का मतलब होता है द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय, वेरियस सर्विसेज एंड गुड्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एज फ्रीवीज। और उसके बाद उसका एग्जाम्पल सारा लिखा, और उसी में नीचे में आता है कि ऑलवेज, ठीक है, ऑल द टाइम दिस फ्रीवीज आर नॉट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रीवीज, बट फिर आता है उसमें एक एक करके इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रीवीज का बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लिया, फिर उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, और उसी तरह से इम्पैक्ट के बाद इसमें उसका रिव्यू कर लीजिए, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले 324 वाला आ गया, फिर उसके बाद ये इशू क्यों कैसे इमर्ज किया, उसके बाद क्या क्या रेवडीज में इंक्लूड किया जाएगा, रेवडीज में क्या क्या इंक्लूड होगा, और उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, विभिन्न पक्षों के इस पे विचार। भाई जो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या ओपिनियन आया, इसमें जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने क्या इसमें लॉजिक दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड है, टीएमके और बाकी पार्टीज के जो वकील थे उनका क्या स्टैंड है, पब्लिक ओपिनियन इस पर क्या है। ठीक है, और उसी में आता है कि कई बार दिस फ्रीवीज आर नॉट ओनली क्राइटेरिया टू गेट इलेक्टेड। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत फ्रीवीज ऑफर किया, लेकिन फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, और उसके बाद फिर कंक्लूजन में